एंड वेलकम टू एस्पिरेंट रेडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं मॉडर्न इंडिया का रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ यूपीएससी टू वनडे एग्जामिनेशन, दिस वीडियो इज फॉर यू। आपको 2 to 2.5 आवर में इंटायर मॉडर्न इंडिया का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है इसमें। और ऑलमोस्ट इंटायर मॉडर्न इंडिया है। तो इसमें आप देखेंगे कि अराइवल अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, इसके बाद नवाब ऑफ बंगाल एंड रीजनल स्टेट गवर्नर एंड वाइसरायस, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इस प्रकार से सारे ही टॉपिक ऑलमोस्ट है इसमें। ठीक है, टू सीडीएम एंड क्विट इंडिया मूवमेंट, कैबिनेट मिशन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, प्रोविंशियल इलेक्शन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ऑल, सारे ही टॉपिक हैं। इनफैक्ट मैगजीन, बुक्स एंड राइटर भी है। इसमें हार्डली 2 आवर्स लगने वाले हैं। 2 आवर्स से लाइकली थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, और पूरा मॉडर्न इंडिया का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसका जो पीडीएफ है मैं पहले बता देता हूँ आपको। ये टेलीग्राम है, आप यूट्यूब पे इसका टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी अवेलेबल है। आप वहाँ से जा करके पीडीएफ इसका ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि ये जो है आपको मॉडर्न इंडिया का वीडियो, इसके बाद मैं एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया का भी अपलोड करने वाला हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे मॉडर्न इंडिया में जो अराइवल ऑफ यूरोपियन है। इसमें पुर्तगीज पहला आगमन हुआ था इनका। ऑल अबाउट पुर्तगीज, यहाँ पे वास्को द गामा 1498 में भारत आते हैं। डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट टू इंडिया। वास्को ड गामा उस समय यूरोप में क्राइसिस था, तो जिसके बाद ऐसा हुआ कि न्यू सी रूट की आवश्यकता थी यूरोप में। तो वास्को डी गामा पुर्तगीज के थे और इन्होंने भारत आए 1498 में। बहुत बार क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, गाइडेड बाय अहमद इब्न माजिद। अहमद इब्न माजिद जो है, इन्होंने गाइड किया था वास्को डी गामा को इंडिया का रूट इन्वेंट करने में। एंड वेलकम्ड बाय रूलर ऑफ कालीकट, जमोरियन। जमोरियन कालीकट जो केरला के आसपास का एरिया है, वहाँ के रूलर थे उस समय जमोरियन। उन्होंने वास्को ड गामा का वेलकम किया था। एट हिज रिटर्न ही मेड अ प्रॉफिट वर्थ मोर देन 60 टाइम। जो भी यहाँ से उन्होंने जो ब्लैक पेपर एंड जो स्पाइसेस लेकर के गए थे वापस, वास्को ड गामा जो लेके गया था, तो उससे अराउंड 60 टाइम मोर बेनिफिट हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी बार, कितने टाइम्स मोर बेनिफिट हुआ। ठीक है, ऐसा करके। ब्रिटिश इंडिया के बारे में देखेंगे तो ये ब्रिटिश इंडिया 1599 में एस्टेब्लिश्ड बाय ग्रुप ऑफ मर्चेंट एडवेंचर्ड इन इंग्लैंड। ये कंपनी एस्टेब्लिश किया गया था 1599 में, 1599 में एस्टेब्लिश्ड बाय ग्रुप ऑफ मर्चेंट एंड एडवेंचर्ड इन इंग्लैंड में हुआ था एस्टेब्लिशमेंट। एंड दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने ग्रांटेड रॉयल चार्टर टू कंपनी फॉर डूइंग बिजनेस विद ईस्ट फॉर 15 ईयर। ये एलिजाबेथ वन, ये याद रखिएगा। ऐसा करके कभी आजकल जिस हिसाब से डेटा फैक्ट पूछता है ना यूपीएससी या यूपीपीसीएस बीपीएससी, तो उसमें आपको एलिजाबेथ वन के बदले 2 दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी, उसने ग्रांट की थी आपको बिजनेस करने के लिए फॉर 15 ईयर्स। कंटेम्प्रेरी किंग जो थे उस समय के इंडिया के, वो थे अकबर। अकबर जो था, अकबर वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ एलिजाबेथ वन। एंड इन 1611 एडी फर्स्ट टेम्परेरी फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड एट मुसलीपट्टनम। ये बहुत बार पूछा गया है। इनफैक्ट यूपीएससी ने भी कितनी बार पूछा है कि आपको जो ब्रिटिश का पहला कंपनी कहाँ पे एस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो फर्स्ट कंपनी वाज मोस्टली एस्टेब्लिश्ड एट मुसलीपट्टनम। बट इसमें क्या है कि जो फर्स्ट परमानेंट इंग्लिश कंपनी जो है ना, ये आपको सूरत में एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1613 में। और ये जो मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूँ रिवीजन, ये घटना चक्र का पॉइंटर है, इसके थ्रू करवा रहा हूँ। फ्रांसिस्को डे अल्मीडिया, ये फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय थे एंड गवर्नर ऑफ इंडिया इन 505 टू 509। फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय। वास्को ड गामा जो था, उन्होंने रूट इन्वेंट किया था इंडिया का। बट इफ दे आस्क यू इन एग्जामिनेशन हु वाज द फर्स्ट पुर्तगीज वायसराय, तो द आंसर विल बी फ्रांसिस्को डे अल्मीडिया। FAD या DAF ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी, ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है पीवाईक्यू में। ब्लू वाटर पॉलिसी के ऊपर प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चंस बने हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी वाज इन्वेंटेड बाय फ्रांसिस्को डे अल्मेडिया फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डोमिनेंस इन द इंडियन ओशियन। इसके बाद देखेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया। हाँ, इसको देख लेते हैं पहले, पुर्तगीज को। ये थोड़ा सा सीक्वेंस ओके, यहाँ पे ऐसा है।
अल्फोंसो डे अल्बुकर्क, अल्बुकर्क भी पुर्तगीज था, और ये आपको 1510 से स्नैच्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर यूसुफ आदिल शाह, ये क्वेश्चन आता है। And Alfonso de Albuquerque is considered as the real founder of Portuguese power in India, and he was ruled against. He was the Portuguese viceroy from around 1509 to 1515 AD, and acquire Malacca, major market for the South Asia, and Hormuz right to the mouth of the Persian Gulf and all. First European and Portuguese builder of the fort of Kochi in India for 1503 AD. ये अल्फांसो दे अल्बुकर्क के बारे में है। इन लोगों के नाम में यदि कहीं कोई प्रोनाउंसिएशन हो तो मिस्टेक हो तो प्लीज एक्सक्यूज। इसमें ओरिजिनल नेम जो है आपको इसका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1664 में हुआ था फ्रेंच का। अभी आप देखें कि पहले पुर्तगीज आया है, इसके बाद इंग्लिश, और अभी फ्रेंच का 1664 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और फाउंडर जो था इसका जीन बाप्टिस्टे कोलवर्ट बाय द चार्टर ऑफ द लुइस 14। लुइस 14 उस समय किंग हुआ करता था फ्रांस का। मनी फॉर एक्सपेंसेस प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, ये आपको बेसिकली ना ये गवर्नमेंट की कंपनी थी, ठीक है। आप जैसे पहले देखें ब्रिटिश का कंपनी जो ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मर्चेंट सब ने मिलकर के स्टेब्लिश किया था, और वो एक प्राइवेट कंपनी था। लेकिन फ्रेंच का जो भी था ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता था। इन 1668 फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड इन सूरत, ये याद रखना। एंड 1667 द फ्रांसिस्को कैरॉन लेफ्ट फॉर इंडिया विद द एक्सपेडिशनरी फोर्स। नेचर जो है ये क्रिएटेड बाय स्टेट, ये जो मैं बताया भी आपको गवर्नमेंट है, ठीक है। ओरिजिनल नेम जो है इसका ओरिजिनल नेम जो था ला कंपनीज फ्रांसिस पोर्ट ले, ये जो भी है ना, कॉमर्स डेस इंडेस ओरिएंटल। ओरिएंटल बेसिकली जो एशियन कॉन्टिनेंट है इस एरिया को ओरिएंटल कहा जाता है। तो ये आपको फ्रेंच कंपनी था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें ये है, हेड ऑफ द कासिम बाजार फैक्ट्री हु चूज सुतानती इंस्टीड ऑफ हुगली एज ट्रेड सेंटर फॉर ब्रिटिश। ये सुतानुती जो है ना ये उसने चूज किया था इंस्टीड ऑफ हुगली के जगह पे कासिम बाजार फैक्ट्री। हेड ऑफ जो था कासिम बाजार फैक्ट्री का उसने, और वो थे जॉब चारनोक, जो बेसिकली कलकत्ता का जो स्टैब में ये है फाउंडिंग, इनको ही माना जाता है जॉब चारनोक को। एंड कोची बिकम पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी इन 1814। इससे पहले किसका था आप हमें कमेंट करके बताएंगे। कुछ फैक्ट है, फेमस इंडियन स्टेट फॉर ओपियम प्रोडक्शन ड्यूरिंग ब्रिटिश राज वाज बिहार। ये एकदम देख रहे हैं ना, बिहार में अफीम की खेती होती थी। बीपीएससी में इस बार क्वेश्चन आया था इससे। नेम ऑफ द इंग्लिश ऑफिसर हु डिफीटेड पोर्तुगीज एट स्वैली, थॉमस वेस्ट। इसके बाद यूरोपियन पावर व्हिच यूज्ड हुगली इन बे ऑफ बंगाल एज ए सेंटर फॉर सी पायरेसी, ये पोर्तुगीज ने किया था। इन्होंने वहां पे फिर लूट मार भी मचाई थी बाद में जब इंग्लिश के साथ इनका कंपटीशन अच्छा हुआ तो। एंड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इन ऑर्डर टू देयर अराइवल इन इंडिया, ये है पोर्तुगीज, डच, इंग्लिश, डैनिश एंड फ्रेंच। पीडीएफ याद रखना, पीडीएफ, ठीक है। ये सीक्वेंस पूछता है कई बार, यूपीएससी भी पूछता है और स्टेट पीसीएस भी पूछता है। तो पुर्तगीज, डैनिश, फ्रेंच एंड इंग्लिश डानिश, ईटी ईटी ऐसे याद रखना, ठीक है। तो पीडीएफ इन बिटवीन ई एंड डी, पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, डानिश एंड फ्रेंच। सम एग्जाम फैक्टर हियर, यूरोपियन पावर फर्स्ट टू कम इन इंडिया 1498 पुर्तगीज था। इसके बाद फर्स्ट अमंग यूरोपियन पावर टू एस्टेब्लिश मैरीटाइम ट्रेडिंग, पुर्तगीज मर्चेंट। ब्लू वाटर पॉलिसी जो था, Portuguese established their second fort in Kannur, first Cochin, and second was in Kannur. कहाँ पे है कन्नौर? Complete destruction of Portuguese colony Hooghly was done by the Mughal Emperor शाहजहां। शाहजहां ने इन लोगों का कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, इसके बाद जो है जब पुर्तगीज बेसिकली ज्यादा इंटरफेयर करने लगा, और जैसे कि यहाँ देख रहे हो ना आप, ये काफी इन्होंने पायरेसी सब किया था पुर्तगीज ने, तो उसके बाद शाहजहां ने इसको कम्प्लीटली डिस्ट्रक्ट किया था पुर्तगीज को। First Dutch factory established in Moslipatam, and Dutch establishment their first factory in Bengal here 1627 in Pipali. इसके बाद देखो क्या है कि डिफरेंट यूरोपियन कंपनीज एस्टेब्लिशमेंट ईयर। तो सबसे पहले से देखते हैं 1505 में हुआ था इस्तादो दा इंडिया, पुर्तगीज का था।
इसके बाद 1600 में देखेंगे तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग इंग्लिश ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी का था। 1602 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड हुआ। 1616 में 1616 में डानिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड 1616 में ये फ्रेंच का ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ था एस्टेब्लिश्ड। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज हैं, ट्रीटीज देख लेते हैं किसके किसके बीच हुआ है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो हुआ था ना, ये फर्स्ट ट्रीटी जो हुआ है, डेट 12 अगस्त 1765, अगस्त 12 1765 में, बिटवीन ब्रिटिश एंड मुगल एम्परर शाह आलम टू। ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो हुआ था, जब इन्होंने इलाहाबाद में इनकी लड़ाई हुई थी, इसके बाद जब ब्रिटिश जो जीता, तो उस समय ये फर्स्ट ट्रीटी हुआ था बिटवीन ब्रिटिश एंड शाह आलम टू। एंड सेकेंड ट्रीटी जो हुआ था, ये आपको अगस्त 1765, पार्टिस वॉज बिटवीन ब्रिटिश एंड सुजाउद्दौला, ये बंगाल से था। ठीक है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो हुआ था, ये 1784 में हुआ था, पार्टिस बिटवीन इंग्लिश एंड टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की तो कहानी बना दी थी इन लोगों ने 1784 में। ये डायरेक्ट पूछा जाता है तो 1784 में पूछेगा, इंग्लिश एंड टीपू सुल्तान के बीच में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ये याद रखना, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वाज बिटवीन ब्रिटिश एंड इंग्लिश ब्रिटिश एंड टीपू सुल्तान। ट्रीटी ऑफ सालवाई 1782 एंड बिटवीन मराठा एंड महाराष्ट्र, मराठा एंड ब्रिटिश। ट्रीटी ऑफ मद्रास जो हुआ था 1769 में बिटवीन हैदर अली एंड ब्रिटिश, और हैदर अली वाज द फादर ऑफ टीपू सुल्तान, काफी ब्रेव लीडर था ये। तो देखेंगे आगे, इस सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन है ऑलरेडी। मेन डच कॉमर्शियल सेंटर जो है, ये आपको अहमदाबाद, नागापट्टनम एंड चिंसूरा, मुसलीपट्टनम, ये सब आप देख लेना। एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट को फटाफट देखते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो हुआ था 1746 से 1748 में हुआ था। इमीडिएट रीजन जो था उस वॉर का, अंडर द लीडरशिप ऑफ ब्रिटिश कैप्टन बर्नेट, कैप्चर ऑफ सम फ्रेंच शिप बाय इंग्लिश आर्मी। ठीक है। एंड एक्सटेंशन ऑफ ऑस्ट्रियास वॉर ऑफ सक्सेशन, ये इन लोगों का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था उसके वजह से भी बाहर भी लड़ते रहते थे ये लोग। बेसिकली ऑल ओवर ट्राइब यार, सारे ही ट्राइब हैं जितना भी आप अभी यूरोप देख रहे हो ना, दे ऑल आर बारबेरियन ट्राइब। बहुत सारे ट्राइब्स थे। इनफैक्ट इंग्लैंड का जो बात करोगे तो इंग्लैंड में खुद ही सारे के सारे ट्राइबल हैं। देयर आर नो वन वहाँ पे जो ओरिजिनल है, वो कोई भी नहीं है वहाँ के। ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन इन फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल इन 1748, एंड इसके बाद इन लोगों ने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया। एंड देन अगेन वन डिवोर्स वॉर इंग्लिश एंड फ्रेंच 1760 में हुआ था। लीडरशिप सर आयरकूट जो थे वो इंग्लिश आर्मी के को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और काउंट डे लैली जो थे वो फ्रेंच आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड रिजल्ट इंग्लिश ऑन दैट वॉर। हियर सम इम्पोर्टेंट ईयर्स। इन 1529 टू 1538 पुर्तगीज गवर्नर नीनो दा कुन्हा था, हुआ करता था। 1505 में जो है आपको फ्रांसिस्को दे अल्मेदिया अपॉइंटेड फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर। ये पुर्तगीज के बारे में है कुछ। इसके बाद आप देखेंगे 1534 में गियासुद्दीन मोहम्मद शाह, रूलर ऑफ बंगाल, सतगांव एंड चित्तागोंग, नाउ चित्तागोंग, अलाउड पुर्तगीज टू एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज हियर। फ्रांसिस्को द अल्मेदा अपॉइंटेड। इसके बाद अंजादीवा, कन्नौर एंड कन्नौर, कंस्ट्रक्शन ऑफ पुर्तगीज फोर्टिफिकेशन इन दिस प्लेसेस, ये सारा किया था अल्मेडिया ने। एंड आपको पता होगा जैसे कि पुर्तगीज वाज द फर्स्ट हु केम इंडिया, और वो लास्ट था जो इंडिया से गया था। तो इन 1961 आपको मैनुअल एंटेनियो वैसेलियो असिल्वा, इसके बाद जो था ये पुर्तगीज गवर्नर जनरल ऑफ गोवा हुआ करता था 1958 टू 61। एक्सोडस ऑफ पुर्तगीज फ्रॉम इंडिया, इस समय ये आपको इंडिया से बाहर निकाला गया था 1961 में। ये पूछा जाता है पुर्तगीज पहले आया था और पुर्तगीज लास्ट में गया था। इन 1662 चार्ल्स टू एम्परर ऑफ इंग्लैंड हुआ करते थे, और कैथरीन पुर्तगीज प्रिंसेस, इन दोनों का शादी होता है। और उस मैरिज में बॉम्बे रिसीव इन डाउरी टू चार्ल्स टू। अब सोचो पूरा जो मुंबई है ना, ये डाउरी में मिल रहा है चार्ल्स को। जो ब्रिटिश का प्रिंस हुआ करता था, उसकी शादी हुई पुर्तगीज के प्रिंसेस से, कैथरीन से चार्ल्स टू की शादी हुई, और मुंबई उसको डाउरी में दे दिया गया ब्रिटिश को। तो डाउरी सिर्फ इंडिया में ही नहीं चलता है, और लोगों का जो कंसेप्ट है कि बिहार यूपी जो इनफेमस है,
डाउरी को लेकर के। ये देख लो, इस समय भी ब्रिटेन में डाउरी में बॉम्बे दिया जा रहा था। In 1668, Bombay was given charge to 10 pound annual rent. पूरे मुंबई का रेंट 10 पाउंड था उस समय। कैन यू इमेजिन? कुछ यहाँ पे मिसलेनियस फैक्टर। रंजीत सिंह सेटअप फैक्ट्रीज टू मेक आर्टिलरी एम्यूनिशन इन लाहौर एंड अमृतसर। सवाई जयसिंह ऑफ अजमेर ट्रांसलेटेड द इन यूक्लिड एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री इन संस्कृत लैंग्वेज। एंड टीपू सुल्तान जो है आपको रूलर ऑफ मुस्लिम रूलर हुआ करता था। मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइडल ऑफ शारदा देवी इन द श्रृंगेरी टेम्पल। देखो इस बुक में ये है ना कि आप यदि कोई भी लाइन को देख रहे हैं तो एवरी लाइन इज इटसेल्फ अ क्वेश्चन, और ये पीवाईक्यू में पूछा गया है। ठीक है, जितने भी लाइन है आप किसी को इग्नोर मत करना। अभी मैं एक बार वीडियो करवा दे रहा हूँ, इसके बाद जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से पढ़ोगे तो प्लीज बिटवीन द लाइन पढ़ना, इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ पे कुछ मिसलेनियस है। लॉर्ड हेस्टिंग एबोलिस्ट पेशवाई पेशवाई इन 1818, ये मराठा से रिलेटेड है। द पायनियर न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड इन 1865 फ्रॉम इलाहाबाद प्रयागराज बाय जॉर्ज एलन। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर कन्वर्टेड टू ओवरनाइट इनटू इंग्लिश न्यूज़पेपर टू एस्केप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1878। अमृत बाजार पत्रिका जो था ये कन्वर्ट कर दिया गया था। इसके अमृत बाजार पत्रिका के फाउंडर कौन थे आप बताएंगे प्लीज कमेंट करके। रॉयल टाइटल एक्ट ईयर ऑफ पासिंग 1876। पासिंग अथॉरिटी वाज द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड प्रोविजन वाज द क्वीन विक्टोरिया अपॉइंटेड एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया जनवरी 1877। ये देखो, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ना इस बार बीपीएससी पूछा था। ठीक है, 1877 क्वीन विक्टोरिया कब अपॉइंट किया गया था? अपॉइंटेड एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया जनवरी 1877। Hindu Widow Remarriage Act drafted and presented at the time of Lord Dalhousie। इनैक्टमेंट डेट जो था इसका जुलाई 26 1856 था। एंड लॉर्ड कैनिंग वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। रूल 15 जो था इसको आपको विडो रिमेरिज वैलिड था एंड चाइल्ड वॉर लेजिटिमेट वैलिड था। यहाँ पे कुछ है नवाब ऑफ बंगाल एंड ब्रिटिश इंडिया कंपनी। ये इन लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था इसके बारे में दिया गया है। मुर्शीद कुली खां, ये सबसे पहले, ये आपको मुर्शीद कुली खां सबसे पहले हुआ करता था बंगाल का नवाब। लास्ट गवर्नर इंडिपेंडेंटली अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्पायर इन बंगाल एंड दीवान ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द लास्ट टाइम ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम पे था ये मुर्शीद कुली खां। इसके बाद अपॉइंटेड एज द सूबेदार ऑफ बंगाल ऑफ फरुखसियार बाय द फरुखसियार इन 1717। ऑल्सो डिप्टी सूबेदार नाइब नाजिम इन 1713। ये मुर्शीद कुली खां का बायोडेटा है। इरजाह सिस्टम इसने इवॉल्व किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लैंड सेटलमेंट। इरजाह सिस्टम, इजारा, माफ करना, इजारा सिस्टम मुर्शीद कुली खां ने डेवलप किया था। एंड एट द टाइम ऑफ मुर्शीद कुली खां द कैपिटल ऑफ बंगाल वाज शिफ्टेड फ्रॉम ढाका टू मकसूदाबाद, और मुर्शिदाबाद आप कह सकते हैं इसको। ये कुछ भी दे सकता है, मकसूदाबाद भी पूछेगा और मुर्शिदाबाद भी पूछेगा, तो याद रखना दोनों एम से है। पहले ढाका हुआ करता था और मुर्शीद कुली खां ने उसको ट्रांसफर करके मुर्शिदाबाद लेकर के आया था। मुर्शीद कुली खां के बाद आपको यहाँ पे आता है अलीवर्दी खां। कंपेयर्ड यूरोपियन पावर टू बीस। इसने मतलब मधुमक्खी से इसका कंपेयर किया था यूरोपियन पावर को। फेमस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय हिम इज, इफ दे आर नॉट टेस्टेड दे विल गिव हनी एंड इफ टेस्टेड दे विल स्टिंग यू टू डेथ। ये अलीवर्दी खां ने बोला था ब्रिटिश के लिए। अलीवर्दी खां का कुछ कार्यक्रम देख लीजिए। कार्यकाल 1733 में बाय नवाब ऑफ बंगाल सुजाउद्दीन अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ बिहार। ये अलीवर्दी खां वाज 1733 ही वाज अपॉइंटेड एज द सूबेदार ऑफ बिहार इन अप्रैल 1740। देखो कुछ जो अभी है ना कुछ टॉपिक जो है थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन थोड़ा सा जैसे हम 1857 के पास जाएंगे इसके बाद ना काफी इंटरेस्टेड है, और इंस्टेंट आप फिनिश कर लोगे पूरा मॉडर्न इंडिया। इनिशियली आप लोग भी यदि मॉडर्न इंडिया पढ़ते होगे ना तो थोड़ा सा शुरू में बोरिंग लगता ही है। जब ये बंगाल की जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है और ये सारी जो इंटरेस्ट खत्म हो जाती है ना, इसके बाद जा करके पढ़ने में अच्छा लगता है। हिस्ट्री की यदि बात करें स्पेशली। In April 1740, Sarfaraz Khan was defeated in the War of Gidia, established sovereignty on the throne of Bengal, and important fact was certificates later to in return of money from Mughal Emperor Muhammad Shah.
ये सब अलीवर्दी खान के समय पे हुआ था। सुवर्ण रेखा रिवर बॉर्डर बिटवीन बंगाल एंड मराठा एम्पायर, ये डिसाइड किया गया। सक्सेसर ऑफ अलीवर्दी खान वाज अपॉइंटेड सिराजुद्दौला एज हिज सक्सेसर एंड ही वाज डाइड इन 1756। अलीवर्दी खान डाइड इन 1756 एंड ये सिराजुद्दौला, ये काफी इंपॉर्टेंट, आप आगे देखेंगे रोल प्ले करता है। Sirajuddaulah was the 1756 to 57 grandson of Ali Vardi Khan and his successor. Incidents of Black Hole 20 जून 1756, ये स्टेट पीसेस वाले डायरेक्ट डेट पूछते हैं तो याद रखना। इंसिडेंस ऑफ ब्लैक होल वाज 20th जून 1756, डिफीटेड बाय द रॉबर्ट क्लाइव इन बैटल ऑफ प्लासी। ये ब्लैक होल में कुछ ब्रिटिशर्स को अराउंड कहा जाता है 148 ब्रिटिशर्स को काफी छोटे कमरे में बंद कर दिया गया था, जिससे सफोकेशन की वजह से बहुत का डेथ हो गया उस समय। राइवल ऑफ सिराजुद्दौला, शौकत जंग, घास घासाती बेगम और मीर जफर अली। तो शौकत जंग जो था ये नवाब ऑफ पूर्णिया हुआ करता था, ये सब इसके सिराजुद्दौला के राइवल हुआ करते थे। घस्ती बेगम जो थी ये भी थी। इसके बाद मीर जफर अली जो था आर्मी चीफ ऑफ बंगाल आर्मी। इसके बाद इसमें देखो मीर कासिम आता है 1760 से 1763, 1760 टू 1763। मोस्ट कॉम्पिटेंट जो था नवाब अमंग द सक्सेसर ऑफ अलीवर्दी खां का, सबसे ज्यादा एबल रूलर अलीवर्दी खां के बाद यही हुआ था, मीर कासिम। कैपिटल इसने शिफ्ट किया था मुर्शिदाबाद से मुंगेर, मुंगेर अभी बिहार में है। फौजदार ऑफ पूर्णिया एंड रंगपुर फॉर्मली ये था। आर्मी वॉज बिल्ड बेस्ड ऑन द यूरोपियन स्टाइल, डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स इन द बैटल ऑफ बक्सर। ये मीर कासिम बक्सर की लड़ाई में इसको हराया था ब्रिटिशर्स ने। मुंगेर, अरेंजमेंट ऑफ बिल्डिंग आर्टिलरी गन एंड स्मैश गन्स, ये मुंगेर में इसने फैक्ट्री स्टार्ट किया था मीर कासिम ने। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको माना जाता है फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, द रियल फाउंडर, आप रियल फाउंडर आप कह सकते हैं। He is considered as the real founder of British Empire in India, defeated Siraj ud Dawla in Battle of Plassey, laid the foundation of British dominance in India, and governor of Bengal. He was himself was the governor of Bengal from 1758 to 60 and 1765 to 67। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इसके अंदर होता है, जिसमें शाह आलम टू एंड सुजाउद्दौला रहता है एक तरफ और ब्रिटिशर्स एक तरफ रहते हैं। व्हाइट रिविलियन कहा जाता है, इसके समय पे हुआ था बाय इंग्लिश सोल्जर इटसेल्फ। फाउंडर ऑफ प्लंडरिंग स्टेट इन बंगाल एंड मास लीडर इन द फॉर्म ऑफ सोल्जर। इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ फैक्ट है। वार ग्राउंड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड इन द नदिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये बक्सर का जो है ये बिहार के बॉर्डर पे हुआ था, यूपी बिहार के बॉर्डर पे बक्सर में। और ये प्लासी का जो वॉर हुआ था ये आपको नदिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में हुआ था। जस्ट रिमेम्बर फॉर योर एग्जामिनेशन, ऑन द बैंक ऑफ भागीरथी रिवर। टू डिप्टी दीवान फॉर दीवानी वर अपॉइंटेड बाय कंपनी, जो था मोहम्मद रजा खान फॉर बंगाल एंड राजा सिताब राय फॉर बिहार। ये पूछता है राजा सिताब राय फॉर बिहार। नवाब ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर वाज मीर जाफर। बैटल ऑफ बक्सर के समय पे जो नवाब था ना वो बंगाल का मीर जाफर हुआ करता था। शाह आलम टू, ये आपको मुगल की बात चल रही है। इवेंट आफ्टर सेकेंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, शाह आलम टू came under the protection of English, was kept at Allahabad Fort and area of Kada and Allahabad, now Prayagraj, which were left by the Nawab of Awadh, were given to the Shah Alam II। इसके बाद देखेंगे फरमान ऑफ 12 अगस्त 1765, परमानेंट ग्रांट ऑफ दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू कंपनी। कंपनी गेव एनुअल पेंशन टू ₹26 lakhs टू एम्पायर। पूछता है ये डेटा 26 लाख, कंपनी ने बोला था उसको शाह आलम को कि हम आपको 26 लाख देंगे। इन रिटर्न इसने जो है आपको मुगल ने सारा दीवानी राइट दिया था बंगाल को, बंगाल बिहार एंड उड़ीसा तीनों का। बैटल ऑफ बक्सर को देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस सब में आता है ये। बैटल बिटवीन मीर कासिम एंड नवाब ऑफ अवध सुजादुद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम टू एंड ब्रिटिश आर्मी। ये तीनों एक तरफ थे, मीर कासिम नवाब ऑफ अवध जो था उस समय का सुजाउद्दौला था। इसके बाद जो मुगल के एम्परर थे उस समय शाह आलम थे। ये तीनों एक तरफ थे और ब्रिटिश आर्मी एक तरफ थी।
तो तीनों के बीच में लड़ाई हुआ, इन दोनों के बीच लड़ाई हुआ तो फिर ब्रिटिश आर्मी जीतती है। समझ रहे हो ना क्या गेम था उस समय। Contemporary Nawab of Bengal at the time were Mir Jafar and command of English army was the Hector Munro। ये पूछता है बैटल ऑफ बक्सर के समय पे कमांडर कौन था इंग्लिश आर्मी का, वो हेक्टर मुनरो था। देन गवर्नर ऑफ बंगाल वाज हेनरी वेंसिटार्ट, इसको अपॉइंट किया गया था उस समय, देन गवर्नर ऑफ बंगाल। इसके बाद जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्सिस अपॉइंटेड यूरोपियन आर्मी टू इंडियन कोर्ट एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम। जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्सिस, डुप्लेक्सिस नहीं है, डुप्लेक्स, अपॉइंटेड यूरोपियन आर्मी टू इंडियन कोर्ट एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियन फॉर फर्स्ट टाइम। ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ था कि इंडियन के एक्सपेंस पे किसी को अपॉइंट किया गया था। सूरत फर्स्ट ट्रेडिंग फैक्ट्री ऑफ फ्रेंच इन इंडिया, सूरत। और फर्स्ट जो ऑफिशियल और ऑपरेशनल कंपनी यहाँ पे 1613 में ब्रिटिश भी यहीं पे एस्टेब्लिश किया था। रंजीत सिंह के बारे में है कुछ। रंजीत सिंह के बारे में यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछती है, और इसके बाद जो भी है देखते हैं। रंजीत सिंह का जो जन्म होता है 13 नवंबर 1780 को होता है। बिलोंग टू सुखरचकिया मिसल, सुकरचकिया मिसल, ये काफी बार पूछा जाता है। चीफ ऑफ महासिंह हाउस। ट्रीटी ऑफ अमृतसर इनके द्वारा किया जाता है बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड द चार्ल्स मेटकैफ। डेट जो है 25 अप्रैल 1809। इसके बाद जमन शाह जो है अफगान रूलर होता है। गन्स फेल इन चेनाब रिवर, इसका जो है बंदूक गिर जाता है चेनाब नदी में। ही गॉट इट आउट एंड सेंट इट बैक टू द जमन शाह। ये रंजीत सिंह करते हैं, उस इसके बंदूक को निकाल के और वापस जमन शाह को भेजते हैं। इन रिटर्न जमन शाह ग्रैंडसन ऑफ अहमद शाह अब्दाली ये हुआ करता था, परमिटेड रंजीत सिंह टू एक्वायर लाहौर। उसने जमन शाह ने रंजीत सिंह को लाहौर को अक्वायर करने की अनुमति दे दी थी। एंड रंजीत सिंह अक्वायर्ड लाहौर इन 1799 एडी। लाहौर डिक्लेयर्ड कैपिटल, लाहौर रंजीत सिंह का कैपिटल हुआ करता था। Jaman Shah gave the title of Raja and assumed him as his Subedar of Lahore. In 1802, snatched Amritsar from Bhangi Misl. Ranjit Singh was snatched Amritsar from Bhangi Misl. शाह सुजा गिफ्टेड कोह ए नूर डायमंड टू रंजीत सिंह। जो अपना एक अभी डायमंड का कंट्रोवर्सी है जो खत्म नहीं हो रहा है, ये कहा जाता है कि शाह सुजा ने कोहिनूर वाला जो डायमंड है इसको रंजीत सिंह को दिया था। विक्ट्री जकामा, ये फ्रेंच टूरिस्ट था जो कि कंपैरिजन ऑफ रंजीत सिंह नेपोलियन बोनापार्टे से किया था। फकीर अजीउद्दीन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रंजीत सिंह हुआ करता था। फेमस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय हिम इज गॉड विश दैट आई लुक एट ऑल रिलीजन्स विद वन आई, दैट व्हाई ही टुक द लाइट ऑफ द अदर आईज। ये रंजीत सिंह का स्टेटमेंट है। पंजाब में जो था लाहौर हुआ करता था पॉलिटिकल कैपिटल एंड अमृतसर हुआ करता था रिलीजियस कैपिटल। अभी भी जो बहुत अपने पंजाबी गुरु नानक देव जी का वहाँ पे अमृतसर में टेम्पल है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होता है 1845-46 में। इस समय रंजीत सिंह का डेथ हो जाता है। गवर्नर जनरल जो थे उस समय हेनरी हार्डिंग हुआ करते थे, और कमांडर इन चीफ जो था लॉर्ड हगॉग था। कमेंसमेंट ऑफ वॉर जो है 13 दिसंबर 1845 को की जाती है। 5 बार लड़ाई होता है, 5 बैटल में होता है। मुडकी, फिरोज शाह, बडोवल, अलीवल एंड सोब्रोन। अनडिसाइडेड है, 4 अनडिसाइडेड है। ये जो 5 बार जो लड़ाई होता है ना, 5 बैटल होता है बिटवीन ब्रिटिश एंड पंजाब, तो इसमें 4 जो है इसमें कुछ डिसाइड नहीं होता है, बट सोब्राउन का जो लड़ाई होता है उसमें डिफीटेड ऑफ इंग्लिश आर्मी। ब्रिटिश पंजाब जो है ये आपको इसको डिफीट कर देती है ब्रिटिश आर्मी। इसके बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर होता है 1876 का। चिलियन वाला वॉर देख लेते हैं इसको एक बार। स्टार्ट डेट जो है 13 जनवरी 1849। लॉर्ड गो होते हैं इस समय लीडिंग द ब्रिटिश आर्मी। रिजल्ट होता है इनकंक्लूसिव होता है। शेर सिंह लीडरशिप ऑफ सिख आर्मी। द देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड डलहौजी हुआ करता था। काफी इनफेमस, काफी कंट्रोवर्शियल लॉर्ड डलहौजी। There are some important fact about Treaty of Bhairawal between British and Sikh, December 16, 1846. Battle of Gujarat, also known as Battle of Guns। ये पूछेगा ना यदि बैटल ऑफ गुजरात
को क्या कहते हैं, तो बैटल ऑफ गुंस कहते हैं। जी से गुजरात, जी से गंज। To limit the geographical shape of Lahore, Britishers sold Kashmir to Gulab Singh at the price of 75 lakhs rupees. Can you imagine यार, कोई कश्मीर को बेच रहा है, कोई अलास्का को बेच रहा है 60 लाख 75 लाख 1.5 करोड़ में। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर वाज लॉर्ड डलहौजी। सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। यहाँ पे अब कुछ इसके बाद देखते हैं, 1849 को देख लेते हैं। 1849 एडी में एंड ऑफ द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, जो है एंग्लो सिख का वॉर खत्म होता है। इसके बाद द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब विद द ब्रिटिश एम्पायर एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 3 मेंबर काउंसिल ऑफ पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन, इसको बनाया जाता है। प्रेसिडेंट जो होते हैं इसके सर हेनरी लॉरेंस होता है। मेंबर जो था इसका जॉन लॉरेंस एंड चार्ल्स ग्रेनविल मैंसल थे। मैसूर जो है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब होता है? 1767 टू 69 में होता है। हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में होता है। तो देन ब्रिटिश गवर्नर जो था उस समय वो वर्स वेरेल्स थे। विनर जो था उस समय फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर का विनर हैदर अली था। द एंड ऑफ द वॉर बाय द ट्रीटी ऑफ मद्रास ऑन 4 अप्रैल 1769। 1767 टू 1769 ये वॉर होता है और इसमें हैदर अली जीतता है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1780 से 84 में हैदर अली के बीच और इंग्लिश के बीच होता है, जिसमें जुलाई 1780 अटैक ऑन कर्नाटका ऑक्युपाइड आर्कोट बाय डिफीटिंग ब्रिटिश आर्मी अंडर कॉलोनियल बैली। बैली के अंदर जो था उस समय कर्नाटका वाला एरिया, उससे जो हैदर अली जो है आपको आर्कोट को छीनता है लड़ाई में जीत के। इसके बाद इन 1781 हैदर अली वर्सेस आयरकुट, ये दोनों की लड़ाई होती है। आयरकुट इंग्लिश ब्रिटिशर्स होता है। पोर्टो नोवो में लड़ाई होता है। पोलीलुर एंड सोलिंगुआर। आयरकुट डिफीटेड हैदर अली हियर इन द सेकंड बैटल। इन 1782 दिसंबर 1782 डेथ ऑफ हैदर अली, हैदर अली की मृत्यु होती है 1782 में। पोलीनूर वॉर होता है। हैदर अली एंड टीपू डिफीटेड हेक्टर मुनरो आर्मी। इन यही हेक्टर मुनरो हुआ करता था कहाँ पे, बताइएगा कमेंट करके, पीछे बताया था मैं भी आपको। 1784 में आपको ट्रीटी ऑफ मैंगलोर होता है बिटवीन टीपू एंड ब्रिटिश 1784 में। और एंड ऑफ सेकेंड एंग्लो वॉर यहाँ पे होता है। लेकिन ये लोग बहुत बेरहमी से मारते हैं टीपू सुल्तान को, ये तो मानना पड़ेगा यार। और टीपू सुल्तान काफी एबल लीडर था। कुछ दिलीप सिंह को है, इसको देख लेंगे। हाँ देख लेते हैं। लास्ट रूलर ऑफ सिख एम्पायर माना जाता है। इसका टेन्योर जो था 1843 टू 49 था। एबल लीडर नहीं था यार, ये लोग बस ऐसे ही थे। रिलीजन चेंजेस फ्रॉम सिख टू क्रिश्चियन, ही अगेन कन्वर्टेड इनटू सिखिज्म। टूर ऑफ रसिया, ये यूपीएससी में स्टेटमेंट बना के सब पूछा हुआ है कि क्या दिलीप सिंह ने अपना रिलीजन चेंज किया था, रसिया घूमा था, फ्रांस घूमा था, ऐसे ऐसे करके। इसका जो फ्यूनरल है रंजीत सिंह का, ये इंग्लैंड में हुआ है। डेथ जो हुआ था 1893 में पेरिस में हुआ है। देख रहे हो ना कितना बंदा कभी रसिया जाता है, कभी क्रिश्चियन बनता है, इसके बाद जन्म कहीं और लेता है और फ्यूनरल कहीं और होता है। देखो दिलीप सिंह के बारे में। गेटवे टुवर्ड्स ब्रिटेन आफ्टर रिसीविंग पेंशन फ्रॉम ब्रिटिश एंड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर को देखते हैं। टाइम पीरियड 1790 टू 1792। कॉर्नवालिस उस समय आपको जो इंडिया का गवर्नर जनरल हुआ करता था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल। मराठा एंड निजाम ऑफ टीपू, निजाम वर्सेस टीपू, ये सब एक साथ थे। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिश, इसके बाद मराठा एंड निजाम, ये सब एक साथ थे। एंड टीपू सुल्तान दूसरे साइड था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम यहाँ पे होता है 1792 में। वॉर खत्म हो जाती है। ब्रिटिश एंड देयर कलीग गॉट हाफ ऑफ टीपू स्टेट। हाफ, पूरा आधा स्टेट ले लेता है ये लोग, निजाम एंड मराठा मिल करके। पहले के लड़ाई में जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो पता चलेगा कि मराठा ने भी पहले सपोर्ट किया था हैदर अली सबको, लेकिन लेटर ऑन इन लोग का इतना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि कब इनके इरादे बदलते थे। और वही हमेशा ही कोई वॉर में आपका नो, देयर इज नो परमानेंट एनमी और फ्रेंड वाला रूल अप्लाई होता था यहाँ पे भी, उस समय भी। रिकवरी ऑफ 3 करोड़ रुपीज फ्रॉम टीपू, ये एज वार डैमेज के द्वारा के रूप में लिया गया। देन ब्रिटिश गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये काफी खतरनाक था कॉर्नवालिस।
ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम में क्या हुआ? मार्च 1792 में होता है बिटवीन टीपू एंड कॉर्नवालिस। रिजल्ट जो है एंडिंग ऑफ थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर देख लो, इसमें टीपू की डेथ होती है इन 1799 एडी। टीपू's डेथ। मेजर लीडर ऑफ ब्रिटिश आर्मी वॉर एट द टाइम ऑफ आर्थर वेलेस्ली एंड स्टुअर्ट एंड हैरिस। इसको क्यों इतना सजा के दिया है इन्होंने घटना चक्र वालों ने? कुछ फैक्ट है इसमें। फैक्ट ये है कि टीपू सुल्तान मेड श्रीरंगापट्टनम एज हिज कैपिटल एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड जैकोबियन क्लब हियर। जैकोबियन क्लब पूछा गया है पीवाईक्यू में। टाइटल गिवन टू वेलेस्ली बाय सोसाइटी ऑफ लॉर्ड ऑफ आयरलैंड ऑन द ओकेजन ऑफ मैसूर विक्ट्री वॉज मार्क्विश। ब्रिटिशर्स रीएस्टैब्लिश्ड वुडयार डायनेस्टी। जब ये लड़ाई होता है टीपू सुल्तान के साथ खत्म, तो ब्रिटिशर्स ने दोबारा से वुडयार डायनेस्टी को रीएस्टैब्लिश करता है, जिसमें एक किड नेम कृष्ण राजा हुआ करता था ऑन द सीट ऑफ पावर ऑफ मैसूर एंड एसिमिलेटेड कनारा, कोयम्बटूर एंड श्रीरंगापट्टनम इनटू द ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट। कितने क्लेवर थे ये लोग। यहाँ से देखो कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा। गवर्नर, गवर्नर जनरल एंड वायसराय के बारे में है। कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट है सबको कवर कर लिया है इन्होंने। 1740-65 कंपनीज स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी विद इंडियन स्टेट्स। ब्रिटिश पॉलिसीज रिगार्डिंग प्रिंसली स्टेट जो हुआ करता था उस समय। 1765 to 1813 एडी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस हुआ करता था 1765 से 1813 तक। और पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस कौन लेकर के आया था? प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा। Then again 1830 to 1857 policy of subordinate isolation. 1858 to 1935 there were policy of subordinate union policy. And 1935 to 1947 policy of equal federation। जब आपको पता होगा 1935 एक्ट के बाद ऐसा बोल दिया गया था कि प्रिंसली स्टेट भी रिमेन अपना अपना जो अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको सब्सिडरी अलायंस जो है ना, ये लॉर्ड वेलेस्ली लेकर के आया था और ये अप्लाई हुआ था पहले हैदराबाद में, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, पेशवा मराठा, भोसले, सिंधिया एंड जोधपुर। ये सब आपको सब्सिडरी लाइंस के अंदर आ गए थे। वैरेन हेस्टिंग को देखते हैं। वैरेन हेस्टिंग जो था आपको ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंटेड 1773 में। जब आपको रेगुलेटिंग एक्ट आता है उस समय वैरेन हेस्टिंग को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट किया जाता है। फेस इसने इम्पीचमेंट ट्रायल भी फेस किया था बट लेटर ऑन कुछ हुआ नहीं उसका। डिक्लेरेशन एंड ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट, ये जो बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूल गवर्नमेंट स्टार्ट किया था उसको एंड किया था इसने। ट्रांसफर स्टेट ट्रेजरी फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता ये करता है। इसके बाद ट्रायल एंड इनएक्यूरेसी फॉर रेवेन्यू रिफॉर्म, ये आपको वैरेन हेस्टिंग का था। कॉर्नवालिस को देखते हैं। रूल ऑफ एक्सक्लूसिविटी ऑफ लॉ एप्लीकेबल इन इंडिया एंड प्रेजेंटेड कॉर्नवालिस कोड। कोड वाज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर। ये सिविल सर्विसेज सब वहीं इसका ओरिजिन वहीं से माना जाता है। सेपरेट रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। कमेंसमेंट ऑफ द कोवेनेंट सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया। ये देख रहे हैं ना, कॉर्नवालिस है ये इसका। सी से कॉर्नवालिस, सी से सिविल सर्विसेज, ऐसे याद रखना। इसका जो डेथ होता है ये 5 अक्टूबर 1805 में होता है गाजीपुर। हिज ग्रेव इज आल्सो हियर। ये पूछा हुआ है यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन कि कॉर्नवालिस का ग्रेव कहाँ है। गाजीपुर जिला है आपको, यूपी ईस्ट में पड़ता है, बनारस के आसपास। 5 अक्टूबर 1805 में इसकी मृत्यु होती है। विलियम बेंटिक है, ये काफी माना जाता है स्ट्रांग था ये विलियम बेंटिक। ये आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था 1824 से 34 तक। इसके बाद स्ट्राइव टू एंड द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड्स। पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी, ये विलियम बेंटिक का था। इन 1834 अपॉइंटेड एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड एनेक्सेशन ऑफ मैसूर इन 1831-80, whereas Kurg 1834 and Kachar in 1832 was annexed. Called back English officer from Hyderabad at the behest of Nizam Nasirudullah. End of fraudulent practice. Regulated and formalized trade in opium. Export only from Bombay port. Action against thug appointed by the Captain Sleeman. ये पूछा गया है। इसमें उसके लॉर्ड मैकाले को नहीं दिया है जिसने एडुकेशन के लिए आपको वो लेकर के आया था, रिफॉर्म लेकर के आया था। वो भी इसी के द्वारा लॉ कमीशन का मेंबर था, अपॉइंट किया गया था। लॉर्ड डलहौजी है।
ये भी काफी इनफेमस था। इसका जो टर्म है 1848 टू 56 हुआ करता था। एनेक्सेशन ऑफ अवध, वाजिद अली शाह एक्यूज्ड ऑफ मिस गवर्नेंस। ये इसी वजह से जो अवध की बेगम थी, उन्होंने रिवोल्ट में काफी सपोर्ट किया था। 1857 की रिवोल्ट में आगे आकर के लड़ाई की थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। फर्स्ट अटेम्प्ट इन द डायरेक्शन ऑफ रेलवे कंस्ट्रक्शन इन इंडिया 1853 में होता है ये। द फर्स्ट रेलवे लाइन was India line in India was from Bombay बोरीबंदर टू थाने 1853 में स्टार्ट होता है 1853। मर्जर अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सबसे पहला स्टेट जो है सतारा 1848 एंड जैतपुर एंड संबलपुर 1849। भगत, ये देख रहा हूँ ना जितने भी है ना, ये ईयर डेट और ये पॉइंट ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछती है, बहुत बार पूछती है, यही पैटर्न है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद जब पीडीएफ से रिवाइज करोगे, जब दोबारा वीडियो देखोगे ना, तो बिटवीन द लाइन करना। सतारा सबसे पहले कैप्चर करता है, फिर जैतपुर, संबलपुर, इसके बाद भगत 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854 एंड नागपुर 1854। लैप्स रिजोल्यूशन ऑफ करौली 1855 रिजेक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी का एस्टेब्लिश करता है लॉर्ड डलहौजी। ये स्टार्टेड इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया आल्सो, आई गेस 1852, या आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस ईयर में स्टार्ट करता है। In 1852, Sir William Brooke O'Shaughnessy appointed a superintendent of electric telegraph department. ठीक है, आगे देखते हैं। Annexation of अवध, ये काफी कंट्रोवर्शियल था। In 1854, in place of Sleeman, James Outram appointed as British resident of Awadh. An Outram report of the same became basis of acquisition of Awadh. And in February 1856 annexation of Awadh was done। और 1857 में रिवोल्ट होता है, जस्ट रिमेम्बर। लॉर्ड कैनिंग है, यहाँ से अब आपको बढ़िया लगेगा मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं। लॉर्ड कैनिंग जो था फर्स्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया होता है। इन 1856 हिंदू विडो रिमेरिज एक्ट पास्ड होता है। इन नवंबर 1 1858 क्वीन प्रोक्लेमेशन आता है, जिसमें अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग एट इलाहाबाद प्रेजेंट प्रयागराज, end of East India Company rule. The governance of India was transferred directly to the British Imperial Crown, and in 1857 was happened during this time। आपको एक्टिविटीज गवर्नर जनरल एंड वाइसराय का है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स जो है ये लॉर्ड डलहौजी लेकर के आता है, लॉर्ड डलहौजी होगा। इसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है लॉर्ड कर्जन के टाइम पे होता है। ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल जो है क्लाइव लेकर के आता है। सोशल रिफॉर्म जो है ये विलियम वेंटिक लेकर के आता है, जैसे कि सती सबका जो एबोलिशमेंट किया गया था। लॉर्ड एलेनबरो, इसके बारे में काफी क्वेश्चन आया है, इसके बारे में भी 1842 टू 44। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन 1843। कंप्लीट मर्जर ऑफ सिंध विद द ब्रिटिश एम्पायर इन 1843। लॉर्ड मायो 1869 टू 72 फर्स्ट सेंसस लेकर के आता है, स्टार्टेड इन 1872। लेकिन यदि पूछेगा क्वेश्चन में कि फर्स्ट प्रॉपर सेंसस, तो यहाँ पे ये होगा आंसर, स्टार्टेड इन 1881। तो आपको यूजुअली जब प्रॉपर सेंसस की बात करें तो 1881 लगा करके आइएगा एग्जामिनेशन में, नॉट 1872। मर्डर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसका ही मर्डर होता है लॉर्ड मायो को। अंडमान एंड निकोबार में ये शेर अली अफरीदी जो है इसने मर्डर कर देता है। एंड फर्स्ट वाइसराय हु वाज असैसिनेटेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर। फर्स्ट एंड ओनली वन वाइसराय है शायद ये मायो जिसको असैसिनेट किया जाता है। इसके बाद परमानेंट सेटलमेंट देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट जो है ये कॉर्नवालिस लेकर के आया था। ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर आता है। इनिशिएटर वाज कॉर्नवालिस इन 1793 एडी। अदर नेम ऑफ दैट परमानेंट सेटलमेंट इज इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एंड विस्वेदारी। एरिया ऑफ ऑपरेशन जो था इसका बंगाल, बिहार, उड़ीसा एरियाज अप टू वाराणसी एंड स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये याद रखना। परमानेंट सेटलमेंट वाज एप्लीकेबल इन was applied in Bengal, Bihar, Odisha and some eastern Uttar Pradesh area, applied to land area up to 19% of the British India, and provision of that a new class of landlord declared landowner, and 10 upon 11th part of the land rent payable to the company and 1/11th part of the kept by the landlord।
ये कुछ फैक्ट हैं। द फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया इज लॉर्ड रिपन। ये हमारा मेरा भी सबसे मतलब मुझे सबसे अच्छा यही लगा, वाइसराय रिपन। In 1861 AD, the first archaeological surveyor was appointed by the and was Alexander Cunningham. Kurjan administration was compared to the औरंगजेब by गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने गोखले जी ने कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन को आपको औरंगजेब से कंपेयर किया था। Capital of India shifted from Calcutta to Delhi in 1912 at the time of Viceroy Lord Hardinge। ये बीपीएससी भी पूछा था और उसने बीपीएससी ने इसको in 1912 इसका क्वेश्चन है। Calcutta of India shifted from Calcutta to Delhi in 1912। Archaeological Survey Department was created in 1861 at the time of Viceroy Lord Canning, and the result of Third Delhi Darbar 1911 was partition of Bengal was cancelled। रेतवारी सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। इसका जो इनिशिएटर था वो अलेक्जेंडर रीड था। एरिया ऑफ ऑपरेशन बारामहल हिल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, एंड वाज अप्लाइड टू मद्रास, पार्ट ऑफ बॉम्बे, ईस्ट बंगाल एंड असम एंड कुर्ग। ये अराउंड 51% एरिया पे अप्लाई हुआ था रेतवारी सिस्टम, और 19% पे परमानेंट सेटलमेंट। तो रिमेनिंग जो है उस पे कौन सा सिस्टम अप्लाई हुआ बताइए प्लीज। प्रोविजन ऑफ रायत, लैंड ओनरशिप एंड कॉन्फेडरेट पोजीशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ओनरशिप, हाई लैंड रेंट हुआ करता था उस समय, हाई रेंट रेट हुआ करता था। मालवाड़ी सिस्टम है, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट, इसके बाद रैयतवाड़ी सेटलमेंट एंड आपको मालवाड़ी सिस्टम, MRP ऐसे करके याद रखना, MRP। मालवाड़ी सिस्टम जो है established with each village और महल part of the जागीर। इसके बाद द विलेज पंचायत was owner of the community land and other land, was applied to United Province, Central Province and Berar of Punjab with slight modification, and applicable to 30% land British India of the British India। पानी पी रहे हैं आप लोग भी, पी लीजिए एक मिनट। ड्रेन ऑफ वेल्थ देखते हैं। ये अपने बहुत ही फेमस दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा लिखा गया था, एक रिपोर्ट तैयार किया गया था बेसिकली। इसमें फर्स्ट एंड मोस्ट वोकल एक्सपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। डिस्क्रिप्शन जो है इसका, ए कांस्टेंट फ्लो ऑफ इंडियाज वेल्थ एंड प्रोडक्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, इन रिटर्न इंडिया डिड नॉट गेट इनफ इकोनॉमिक, कॉमर्शियल और फिजिकल प्रॉफिट। उनके बारे में यदि देखेंगे, दादा भाई नौरोजी के बारे में, ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में, तो दादा भाई नौरोजी जी ने जो इसके एक्सपोनेंट थे एंड फॉर्मुलेटेड ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ऑफ फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया, इन्होंने लिखा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने लिखा। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, एन एक्सप्लेनेशन इन दिस आर्टिकल एंड बुक्स। फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, होम चार्जेस विच interest on Indian public debt and capital investment in railways, cost of military। एंड जब आप लोग डिटेल में पढ़े पढ़े होंगे ना, तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा, तो बहुत ज़्यादा भी डिटेल में जाएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ, अदर एक्सपोनेंट जो था इनका वो था ये इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयमेंट के, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयमेंट जो किया जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा, इसके जो अदर एक्सपोनेंट थे वो थे महादेव गोविंद रानाडे, बहुत फेमस और मशहूर थे, ये महाराष्ट्र से थे। दूसरा थे रमेश चंद्र दत्त, इकोनॉमिस्ट, mentioned in his book The Economic History of India। Now, drain of wealth theory was officially recognized at Indian National Congress in 1896। All expenses of Secretary of State for India in England till 1919 and payment allowance and pensions given to European officer by the government of India। देख रहे हैं क्या हालत था उस समय। इफेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी जो भी था,
इसका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब ब्रिटिश आए ना इंडिया में, तो जो अपने यहाँ पे जो लोकल इंडस्ट्रीज था उस सबका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका था। डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये 2020 में पूछा था यूपीएससी ने। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हुआ, इसका इफेक्ट ये हुआ कि लॉस टू फार्मर, ग्रोथ इन रूरल इंडेटनेस, इंक्रीज इन पॉवर्टी एंड अटैच्ड इम्पोर्टेंस ऑफ कैश क्रॉप, फूड ग्रेन शॉर्टेज। जैसे कि इंडिगो सबका था, यही रीजन था आपको, एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन होने की वजह से हुआ था। रूरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसके बाद इनफ्लो ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन इंडिया एंड डिस्करेजमेंट ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट। अब देखो यहाँ से स्टार्ट होता है मेन गेम। रिवोल्ट ऑफ 1857, इमीडिएट कॉज जो था इसका इनफील्ड राइफल कार्टेज, उसमें ऐसा कहा गया इन 1857 बैरकपुर में हुआ था। रिफ्यूजल टू यूज क्रीज्ड कार्टेज, कार्टेज वर कवर्ड विद अ काउ एंड पिग फ्लेश बाय सोल्डर। ठीक है। मंगल पांडे जो थे, इन्होंने अटैक एंड किल सर्जेंट मेजर एडजुटेंट। कॉज जो था इसका पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कॉज था। मेन रीजन जो था इसका डिस्टिंग्विश पुलिस डिस्गस्टिंग पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इवेंट जो हुआ स्टार्टेड फ्रॉम मीरठ ऑन 10th May and May 12th, 1857, reveal occupied Delhi, symbol of freedom struggle, lotus and bread हुआ करता था, था उस समय। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसका जो सिंबल था, ये आपको कमल और रोटी का सिंबल बनाया गया था। आप लोग यदि कुछ आइडिया हो तो प्लीज कमेंट करके लिखिएगा कि आखिर ऐसा क्यों, इस दोनों को, लोटस एंड ब्रेड को, क्यों इन्होंने अपना जो है सिंबल बनाया था। जेम्स आउटरम था एंड डब्ल्यू टेलर था, रिजल्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। जॉन लॉरेंस सील्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा क्या दिया गया है ना, इसके बारे में बात है। ये इसने बोला है, जेम्स जेम्स आउटराम ने एंड डब्ल्यू टेलर ने बोला है कि ये रिजल्ट, इट वाज 1857 मूवमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। एंड जॉन लॉरेंस ने बोला है कि ओनली ये सिर्फ सोल्डर का रिविलियन था। टीआर होम्स, वॉर बिटवीन बारबेरिज्म एंड सिविलाइजेशन, ये अपने आप को सिविलाइज्ड कहते थे। और ये बीडी सावरकर जी का, ये बहुत बार पूछा जाता है, इन्होंने लिखा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इनके द्वारा कंसीडर किया गया 1857 के रिवोल्ट को। आरसी मजुमदार ने कहा है कि सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल वॉज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। ये आरसी मजुमदार का ओपिनियन था। आप लोग इनका किताब पढ़िएगा यदि समय हो तो, फिर पता चलेगा कि क्यों आखिर उन्होंने ऐसा कहा था। लीडरशिप देखिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है हमेशा। बरेली में जो थे खान बहादुर थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहिब, जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे। बिहार में बहुत क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है और ये डिजर्व भी करते हैं। असम में दीवान मनीराम दत्त था और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह हुआ करता था। कुछ बुक्स है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसेस बहुत पूछता है। वीडी सावरकर जी के द्वारा लिखा गया था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने कंसीडर किया 1857 की रिवोल्ट को। एहसन सेन ने लिखा है 1857। सर सैयद अहमद खान ने लिखा है असबाब ए बगावत ए हिंद। आरसी मजुमदार ने लिखा है द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। चीफ इंग्लिश सपोर्टर और रूलर जो था उस समय सिंधिया जो था आपको ग्वालियर से, ये सारे जितने भी ना, निजाम, किंग, नवाब, सिख एंड महाराजा, ये सब ने ब्रिटिश को सपोर्ट किया था। रिजल्ट अनाउंसमेंट जो हुआ इसका, पॉलिसी ऑफ विक्ट्री एंड एनेक्सेशन टुवर्ड्स इंडियन प्रिंसली स्टेट वाज अबेंडन। गवर्नमेंट ग्रांटेड परमिशन ऑफ अपॉइंटिंग अडॉप्टिंग बाय किंग। उस समय 1857 में ऐसा था ना कि जो आपके अडॉप्टेड सन है उसको किंग नहीं मानती थी गवर्नमेंट, तो इसीलिए लॉर्ड डलहौजी का जो पॉलिसी था वही था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो उसके बाद 1857 के रिवोल्ट के बाद इसको गवर्नमेंट ग्रांटेड परमिशन ऑफ एडॉप्शन बाय किंग्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पील कमीशन फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी। ये पील कमीशन का जो रीऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको पील कमीशन में देखने को मिलता है।
एंड ऑफ कंपनी रूल इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द क्राउन। इसके बाद बैन ऑन द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस मैटर, ये सारा चीज डिसीजन लिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। इसके अलावा कुछ अदर मास मूवमेंट है जो आप देखिए। अदर मास मूवमेंट में देखेंगे तो कुछ ट्राइबल संथाल रिविलियन जो था ना, ये आपको 1855 टू 56 में हुआ था। ओरिजिनली स्टार्टेड इन दामन एको फॉर इकोनॉमिक रीजन। लीडरशिप जो था चार भाई मिलके कर रहे थे, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये चारों भाई थे। 1855 में रिविलियन इन द भागलपुर एरिया बाय संथाल। ये जो संथाल बिहार जो है, यहाँ पे बिहार का ये जो एरिया है ना भागलपुर का, ये और झारखंड का जो ये एरिया है, ये सारे संथाल वाले एरिया में आते हैं, ये सब संथाल परगना में आता है। द आर्मी वेंट रिविलियन अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजर बारो was defeated by the संथाल। मेजर बारो was defeated by the संथाल। इसके बाद वहाबी मूवमेंट देखते हैं। वहाबी मूवमेंट इस बार क्वेश्चन आया था। इसके प्रोमोटर जो थे वो सैयद अहमद बेरालवी थे। इंडिया में इन 1830 कैप्चर्ड ऑफ पेशावर बाय सैयद अहमद बेरालवी। लीडर आफ्टर सैयद अहमद बेरालवी डेथ, मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली एंड अहमदुल्ला। आफ्टर द डेथ ऑफ सैयद अहमद बेरालवी, द सेंटर ऑफ द मौलवी पटना मूवमेंट, पटना इसका शिफ्ट हो गया था। बैटल ऑफ बालाकोट, डेथ ऑफ सैयद अहमद बेरालवी। एरिया जो था इस मोमेंट का, वहाबी मोमेंट का, काबुल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर, बंगाल, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार। अचीवमेंट जो था, गिव सीरियस चैलेंजेस टू ऑर्गेनाइज ब्रिटिश सॉवरेनिटी। तो ये देख रहे हैं ना, ये जितने भी हैं टॉपिक, ये सारे पे सब पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। पागलपंथी था एक ऑर्गेनाइजेशन, आपको ये सेमी रिलीजियस ऐसा मोमेंट था, ऑर्गेनाइजेशन नहीं मोमेंट कह सकते हैं, स्टार्टेड बाय करम शाह। मोमेंट अगेंस्ट एट्रोसिटीज बाय जमींदार ऑन मुरजसा टेनेंट बाय टीपू शाह। कुका मूवमेंट है, इसको देखते हैं। मुंडा रिविलियन को पहले देखते हैं। 1899 टू 1900 अदर नेम वाज द उलगुलन। ये 2021 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछिए उलगुलन से। उलगुलन इज रिलेटेड टू ऐसे करके कुछ कीवर्ड जैसा है, तो इट वाज रिलेटेड टू मुंडा रिविलियन। टाइम पीरियड 1899 टू 1900। बिरसा मुंडा, धरती आवा, जगत आवा, अदर नेम कॉल टू वर्शिप सिंह बोंगा, सिंगल गॉड एंड इंस्टेड ऑफ मेनी गॉड। ये बेसिकली इस बार ना बीपीएससी में पूछा था कि कहाँ से रिलेटेड है, तो रांची में हुआ था ये। ठीक है, बीपीएससी यदि उलगुलन भी पूछ लेता ना तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा हो जाता। 4 जनवरी वाले में। कुका मोमेंट को देखते हैं। फाउंडेड इन 1840 एंड बाय भगत जवाहरमल सियान साहिब इनको कहा जाता है, एंड राम सिंह कुका। Objective of this movement was purifying Sikhism by ending evils and superstition prevailing in the religion. इंडिगो रिविलियन देखते हैं। 1859 टू 60 में हुआ था। स्टार्टेड फ्रॉम गोविंदपुर विलेज ऑफ नदिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। लीडर्स जो थे इसके दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास थे। ये इंडिगो रिविलियन की, इंडिगो ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन अलग है, और इंडिगो रिविलियन जो 1859 में हुआ था बंगाल में, वो एक अलग मूवमेंट था। इट वॉज सपोर्टेड बाय द हिंदू पैट्रोइट एडिटर ऑफ, और इसके जो एडिटर थे, हिंदू पैट्रोइट पत्रिका था और उसके एडिटर हरिश्चंद्र मुखर्जी हुआ करते थे। स्प्रेड एरिया जो था इस इंडिगो मोमेंट का, ये नदिया, पवना, खुलना, ढाका, माल्डा एंड दिनाजपुर था। इलस्ट्रेशन ऑफ द एट्रोसिटीज ऑन इंडिगो प्लांटर इन नील दर्पण बाय दीनबंधु मित्रा, इनके द्वारा ये लिखा गया है, दीनबंधु मित्रा जी के द्वारा नील दर्पण लिखा गया है। दर्पण और दीनबंधु ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक है। Here are the some development of education in modern India. ये फर्स्ट मदरसा जो था established by the British in 1780 established in कलकत्ता by Warren Hastings। फर्स्ट चीफ जो थे इस मदरसा के वो मौलवी मुइजुद्दीन थे, एंड एजुकेशन वाज गिवन इन पर्शियन, अरबिक एंड मुस्लिम लॉ। ये इन इन सब चीज की पढ़ाई की जाती थी मदरसा में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज इन बनारस इन 1791, ये याद रखना। ऐसा करके कभी ना क्वेश्चन में गलती मत करना, ये मत सोचना कि मदरसा बाद में एस्टेब्लिश हुआ था और संस्कृत कॉलेज पहले। संस्कृत कॉलेज 1791 में एस्टेब्लिश हुआ था थ्रू जोनाथन डंकन, और ऑब्जेक्टिव जो था इसका स्टडी ऑफ रिलीजन, लिटरेचर एंड लॉ ऑफ हिंदूज।
चार्ल्स विल्किंस हैं, इन्होंने फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द भगवत गीता का किया था। प्रीफेस जो था रिटन बाय वरेन हास्टिंग। विलियम जोन्स जो था ये इंग्लिश ट्रांसलेशन किया अभिज्ञान शकुंतलम का। किनके किनका ये किनके द्वारा इसका रचना किया गया है अभिज्ञान शकुंतलम का, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। वुड डिस्पैच और वुड मैनिफेस्टो जो है ये 1854 में आया था, इशूड बाय द चार्ल्स वुड एंड इट इज कंसीडर्ड एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया एंड बेसिस बेस्ड ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कलकत्ता बंगाल कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास। हंटर कमीशन इसमें ना आपको ऐसा नहीं है कि लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेज में आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जा सकता है, ऐसा भी कहा गया है वुड्स डिस्पैच में। हंटर कमीशन जो है अपॉइंटेड इन 1882 टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशन आफ्टर 1854 एंड ए स्पेशल फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। हंटर कमीशन, ठीक है। सैडलर कमीशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडिया, ये 1970 है 17 है। सैडलर कमीशन ईयर 1917 appointed to study prospectus of Calcutta University and to report. Its objective of this commission was to reform of university education, require reform of secondary education, the Bengal Gazette, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं फटाफट, ऑल दो डिटेल में आगे है बट यहाँ पे जो है द बंगाल गैजेट इंडिया फर्स्ट पब्लिश्ड न्यूज़पेपर हुआ करता था। जे ए हिक्की 1780 पब्लिकेशन ऑफ द बंगाल गैजेट। लॉर्ड वेलेस्ली 1799 सेंसर ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, ही वाज वेरी क्रूर। censorship of press act passed and लॉर्ड हेस्टिंग इन 1818 censorship of press act abolished, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में, ये याद रखना, अराउंड 20 years ago in the time of Lord Wellesley the censorship of all newspaper was imposed, and at the time of Lord Hastings censorship of press act was abolished। इसके बाद देखेंगे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास करता है 1878 में। लॉर्ड रिपन जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को एबोलिश करता है 1882 में। बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं इन्होंने फर्स्ट इंडियन है टू रिसीव पनिशमेंट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर जर्नलिज्म। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास जो थे, इन फ्री हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जो है इसके जो राइटर थे वो, इसके जो ऑथर थे वो आपको तारकनाथ दास थे। राजा राम मोहन रॉय जो थे ये संवाद कुमुदनी, प्रज्ञा का चांद इन बंगला लैंग्वेज एंड मिरातुल अखबार पब्लिश्ड इन पर्शियन लैंग्वेज। इंडियन मिरर न्यूज़पेपर वाज द देवेंद्रनाथ टैगोर एंड मनमोहन घोष, इनके द्वारा इंडियन मिरर का स्थापना किया गया था। देयर समथिंग लेफ्ट, ये कुछ बेसिक है, एग्जाम दृष्टि जो है कुछ पॉइंटर है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल was founded in 1784 by the Sir William Jones. National Council of Education was established on August 15, 1906. First women university was founded in Bombay by D.K. Karve। बहुत ही इनका इनिशिएटिव था women education and women empowerment में। आप लोग मेंस या ऐसे में भी लिख सकते हैं इनके बारे में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेमस हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता बाय द राजा राम मोहन रॉय, ये आई गेस 1824 या 26 के आसपास होता है, ऐसे कुछ। आप एक बार, मैं श्योर नहीं हूँ, कमेंट करके बताइएगा प्लीज। डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1916 बाय मदन मोहन मालवीय, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था इनका। एंड इन 1896 विडो होम इन पूना वाज फाउंडेड बाय द डीके कार्वे। ये देख रहे हैं डीके कार्वे, इन्होंने वीमेन एम्पावरमेंट में काफी काफी ज्यादा रोल प्ले किया है। हिंदुस्तान गदर जो है ये आपको वीकली न्यूज़पेपर हुआ करता था, पब्लिश्ड ऑफ द फर्स्ट एडिशन नवंबर 1 1913 फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को इन उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश से सबसे कंफ्यूज मत करना। गदर जो था न्यूज़पेपर था ये पब्लिश होना स्टार्ट हुआ, इसके ऊपर गदर पार्टी की स्थापना हुई थी and it was first time published in Urdu language. Publication of one issue in Pashto language, also in Marathi, Hindi, English and Gujarati. On 9th November 1913, also published in Gurumukhi script.
गुरुमुखी जो है पंजाबी जो है इनका लैंग्वेज का स्क्रिप्ट जो मेन है वो गुरुमुखी कहा जाता है। माउथ पीस ऑफ हिंदुस्तान गदर पार्टी। अमृता बाजार पत्रिका जो था, जो शुरू में मैंने बताया था आपको, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष इसके फाउंडर थे, अमृता बाजार पत्रिका के। इंडियन ओपिनियन जो है आपको, ये फर्स्ट स्टार्टेड इन साउथ अफ्रीका इन 1930। मैगजीन स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी जी। फर्स्ट एडिशन एडिटर जो थे इसके मनसुख लाल नाजर थे एंड पब्लिश्ड इन गुजराती, हिंदी, तमिल एंड इंग्लिश। कुछ फैक्ट है, फटाफट देखते हैं। द इंडियन नेशन जो है ये कामेश्वर सिंह फाउंडर, ये आपको दरभंगा के हैं, दरभंगा के राजा थे, ठीक है। और इन्होंने ये स्टार्ट किया था द इंडियन नेशन, ये बिहार में। रामकृष्ण पिल्ले जो है बॉर्न है इनका 1878 में। महात्मा गांधी जी का कब है बताइएगा। एंड ही वाज द एडिटर ऑफ स्वदेश, स्वदेश अभिमानी वीकली न्यूज़पेपर बाय गांधी जी। हरिजन इंग्लिश एंड हरिजन बंधु गुजराती एंड हरिजन सेवक वाज इन हिंदी। इंडिपेंडेंट जो है न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय मोतीलाल नेहरू। बहिष्कृत भारत जो था ये आपको भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर ने स्टार्ट किया था, मराठी फोर्टनाइटली। हिंदू पैट्रियट फर्स्ट एडिशन 1853-55 एडी गिरीश चंद्र घोष के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एडिटेड इन 1855 एडी हरिश्चंद्र मुखर्जी। सोम प्रकाश जो है बंगला वीकली था न्यूज़पेपर एंड पब्लिश्ड बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये इसमें जो भी टॉपिक है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, और वन बाय वन आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ, बिटवीन द लाइन देखिएगा और बिटवीन द लाइन याद कीजिएगा। सपोर्ट टू द फार्मर ऑन द इंडिगो मूवमेंट। यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इसको देख लेते हैं। अल हिलाल जो है उर्दू वीकली पब्लिश्ड बाय द अबुल कलाम आजाद। लाला लाजपत राय was publication of Bande Mataram Urdu Daily and publication of the People English Weekly. The People and Bande Mataram both were published by Lala Lajpat Rai ji. पब्लिकेशन ऑफ कौमी आवाज उर्दू न्यूज़पेपर था, ये जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे एंड रफ़ी अहमद किदवई, दोनों साथ में, लखनऊ से। राष्ट्र गुफ्तार जो था ये न्यूज़पेपर एफिलिएटेड टू दादा भाई नौरोजी एंड द कॉमनवेल्थ, इंग्लिश न्यूज़पेपर बाय एनी बेसेंट। राष्ट्र गुफ्तार जो था ये आपको दादा भाई नौरोजी लेकर के आए थे। ये आपको थोड़ा सा नाम लग रहा है पर्सियन जैसा, तो आप इससे इनको देख करके बाद में क्वेश्चन एलिमिनेट करके बना सकते हैं। और कॉमनवेल्थ जो है ना ये आपको एनी बेसेंट लेकर के आई थी। There are some social and religious reform done by Sri Raja Ram Mohan Roy ji. He was the first Indian. He is also considered as the first modern man. First Indian movement against the social evil and prevalent in Indian society. Title: He was the father of Indian Renaissance and prophet of the Indian nationalism and bridge between past and future and father of modern India and युगदूत, ये सब कहा जाता है इनको, सबसे क्वेश्चन पूछता है। आत्मीय सभा इनके द्वारा स्थापित किया गया। राजा राम मोहन रॉय एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1815 AD। पर्पस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज द प्रोपोर्शन ऑफ द मोनोथिस्ट डॉक्ट्रिन ऑफ हिंदू रिलीजन। ही वाज आल्सो गिवन द टाइटल ऑफ अकबर टू गिवन बाय द, ये जो राम मोहन रॉय राजा अकबर टू का टाइटल इनको दिया गया था। एंड सेंट राजा राम मोहन रॉय ये मुगल एम्परर ने दिया था इनको, राममोहन रॉय, एज द मैसेंजर इन 1830 टू द कोर्ट ऑफ द देन ब्रिटिश एम्परर विलियम फोर के कोर्ट में इनको भेजा गया था। अगेंस्ट आइडल worship, child marriage and the practice of sati, was in favor of English education and died September 27, 1833 in Bristol, England। वहाँ पे इनकी स्टैच्यू भी है। दयानंद सरस्वती जी के बारे में देखिए, ये 1867 में वेव्ड द फ्लैग ऑफ पाखंड खंडनी, इन्होंने पाखंड खंडनी नाम का झंडा उठाया, ठीक है। बुक जो है इनके द्वारा लिखा गया है, ये सत्यार्थ प्रकाश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में, कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जिनमें इनके बारे, जहाँ से इनके बारे में ना पूछा जाता हो। फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय हिम इज गुड गवर्नेंस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। ये आपको ना ये आप लिख सकते हैं कॉपी में जब मेंस का आंसर राइटिंग होता है। मैंने देखा था 2022 में जो शायद यूपीएससी की टॉपर थी श्रुति, जो है उनके कॉपी में था।
उन्होंने एक अपने GS2 के आंसर में लिखा था कि गुड गवर्नेंस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नेंस, और उनके मेंस में बहुत अच्छा खासा नंबर दिया गया है वैसे भी। आर्य समाज was established by him in April 1875 in Bombay. Purpose: restoration of ancient Vedic religion in its purest form, and headquarter of this Arya Samaj was Lahore. Slogan was given by him back to the Vedas, and title Martin Luther King of India. He was also given the title of Martin Luther King of India. Swarajya, first use of the word. He used this word first time. The word Swarajya used by Dayanand Saraswati ji for the first time. पार्टीशन ऑफ आर्य समाज का ना जो पहले जो फाउंडर थे आपको राजा राम मोहन राय, उनका सॉरी आर्य समाज ये आपको दयानंद सरस्वती जी का है। फर्स्ट फ्रैक्शन होता है इसका सपोर्टर ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, लाला लाजपत राय, हंसराज, ये सब जो थे ये एस्टैब्लिश इन द फेवर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, DAV, जो आज के डेट में काफी फेमस स्कूल है। एंड सेकेंड फ्रैक्शन जो था इसका वो एंटी वेस्टर्न एजुकेशन के थे, और इन्होंने इसमें थे स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशी राम, और इन लोगों ने मिलकर के एस्टेब्लिश किया गुरुकुल, हरिद्वार में किया इन्होंने एस्टेब्लिश 1902 में। ठीक है, प्रार्थना समाज के बारे में देख लेते हैं। 1867 में एस्टेब्लिश हुआ। आत्माराम पांडुरंग इसके फाउंडर थे, और इंस्पिरेशन फ्रॉम द केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन जी के बारे में आप पढ़े होंगे, या आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इनके बारे में काफी डिटेल में ऑलरेडी डिस्कशन है केशव चंद्र सेन जी के बारे में। मेन पर्पस ऑफ दिस प्रार्थना समाज वाज प्रोटेक्ट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, increase in the age of marriage of men and women, and encouragement to widow marriage and women education. नेटिव मैरिज एक्ट, ये नेटिव मैरिज एक्ट है पास्ट इन 1872 बाय द एफर्ट्स ऑफ केशव चंद्र सेन। ठीक है, प्रोविजन फॉर मैरिज, मिनिमम एज ऑफ बॉय 18 ईयर एंड एज ऑफ गर्ल वाज 14 ईयर। अदर नेम ब्रह्म विवाह एक्ट, इसी का नेटिव मैरिज एक्ट का जो अदर नेम है वो ब्रह्म विवाह एक्ट है। In 1856 पासिंग ऑफ हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। एग्जाम दृष्टि आप देखेंगे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन फाउंडर मेंबर देव समाज जो था ये शिव नारायण अग्निहोत्री जी के द्वारा स्थापित किया गया। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, बहुत इंपोर्टेंट, और बहुत बार ज्योतिबा फूले जी और इनके जो धर्म पत्नी थी उनके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। धर्म सभा ये महाराष्ट्र से हैं थे। धर्म सभा जो था वो राजा राधाकांत देव द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। एंड रामकृष्ण मिशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय स्वामी विवेकानंद जी। अभी 70th PPSC पूछा था इनके बारे में। बहुजन समाज मुकुंद पाटिल एंड शंकर राव जादव ने एस्टेब्लिश किया था। विडो रीमैरिज एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय पंडित विष्णु परशुराम शास्त्री। तत्वबोधिनी सभा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर। Radha Swami Satsang movement was established by Tulsi Ram, Shiv Dayal Sahab and Swami Maharaj. ये देख रहे हैं ना हम लोग, काफी अच्छे स्पीड से और आराम से मुझे लग रहा है रिवीजन हो जाएगा ऐसे में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में बात करते हैं। पास्ट इन द टाइम ऑफ द लॉर्ड लिटन, की स्टेटमेंट वाज अर्कस्किन पेरी एंड रेट्रोग्रेड एंड इनकंसिस्टेंट। SN बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बोला था इसको। फॉलिंग थंडर फ्रॉम द स्काई, ये कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको ना मैं दूसरा वीडियो बना